लेक्चर में आ जाइए। देखिए, इसके पहले जो हमने आपको बताया, समता का अधिकार खत्म है, आज से स्वतंत्रता का अधिकार शुरू है। पहले 3 सवाल लिखिए फटाफट, कॉपी खोलिए, चैतन्य हो जाएंगे। लिखिए 3 सवाल। पहला लिखिए, स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को मिला है, न कि व्यक्तियों को। लिखिए, स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को मिला है, न कि व्यक्तियों को। आर्टिकल 19 के परिप्रेक्ष्य में, आर्टिकल 19 के परिप्रेक्ष्य में उक्त कथन की उपादेयता और प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। उपादेयता और प्रासंगिकता की विवेचना की, प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। ठीक है, चर्चा भी लिख दीजिए। आगे लिखिए, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए अनिवार्य है क्योंकि स्वतंत्रता ही जीवन है। स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए अनिवार्य है क्योंकि स्वतंत्रता ही जीवन है। ठीक है। नागरिक समाज में जहां इच्छाओं की पूर्ति के लिए, नागरिक समाज में जहां इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिकार दिए गए हैं, वहीं अनियंत्रित इच्छाओं को रोकने का बंदोबस्त भी है। अनियंत्रित इच्छाओं को रोकने का बंदोबस्त यानी कि पूरा लिख लीजिए, प्रतिबंध, अनियंत्रित इच्छाओं को रोकने का प्रतिबंध भी है, निर्बंधन भी है। विवेचना कीजिए। एक और लिखिए। लिखें, संविधान स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर, संविधान स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर मौलिक रूप से उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि उच्चतम न्यायालय में, जितना कि उच्चतम न्यायालय में निर्वचन से प्रतीत होता है। निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन से प्रतीत होता है। कथन के आलोक में, कथन के आलोक में इसे स्पष्ट करें। 3 सवाल हो गया। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19 से 22 की बात करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि 19 के साथ एक निर्बंधन है, 19(2) में चलेंगे। 19(1) का जो 1 क ख ग घ ऐसा पढ़ेंगे, 6 तक आएंगे, 6 नहीं पढ़ेंगे, वो खत्म कर दिया गया है। पहले 7 था, अब 6 है। 19(2) में चलेंगे, उसमें 8 प्रकार के निर्बंधन के जो प्रारूप है उसको बताएंगे आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तब चलेंगे 20 में, तब चलेंगे 21 में, तब चलेंगे 22 में। और अगर हम 21 में चलें तो या 19 में चले तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे, वाक्य व अभिव्यक्ति की बात करेंगे। अगर 20 में चलेंगे तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करेंगे। 21 में चलेंगे तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बात करेंगे। और अगर हम आगे बढ़ेंगे 22 के संदर्भ में चलेंगे तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये 22 में है।
ये 4 के बारे में चर्चा करेंगे। 19 के बारे में आपको बताएँ और 21 के बारे में बताएँगे। तो तुलनात्मक विस्तृत है 20-21 की तुलना में। 20 और 22 की तुलना में। तो आप 19 को आज जिस तरीके से समय की सीमा होती है, आर्टिकल थोड़ा एकदम से पूरा स्वतंत्रता का अधिकार एक ही लेक्चर में नहीं खत्म हो पाएगा और इसके लिए थोड़ा अगला लेक्चर तो लगेगा ही। क्योंकि एक तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा विस्तार जो है थोड़ा विधिवत रहता है और विधि युक्त रहता है। पहला जो स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में बात करें कि स्वतंत्रता का अधिकार बेटा क्यों मिला? अगर मैं इस संदर्भ में 1951 में चला जाऊं, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ और 1951 में सुप्रीम कोर्ट के, अगर मैं उन न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री जी के उस वक्तव्य को ध्यान में रखूं जिसमें उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक प्राणशील होने के नाते उसे कई चीजों की इच्छा होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं। अगर इच्छाओं को अनियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा तो संविधान के आर्टिकल 19(2) में देखे होंगे कि निर्बंधन भी वहां पर प्राप्त है। अगर आप माना स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो निर्बंधन भी है। अगर माना आप संघ बनाते हैं, आप निरा बिना शस्त्र के अगर कोई संदर्भ लेते हैं तो शांति के साथ लेते हैं। कारोबार में क्या चीज करना है उसको ध्यान में रखते हैं। वही आप कहते हैं कि अगर नशीली पदार्थ नहीं बेचना है, उसको रुकावट है, आप ये स्वतंत्रता तो नहीं है कि आप उसको बेचेंगे। तो आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन के भीतर जो 6 बातें हैं, थोड़ा सा इसका मुलम्मा चढ़ाते हुए मैं उसकी जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले लिखे स्वतंत्रता का अधिकार, अभी 19(1) का में थोड़ा नीचे उतरेंगे बाद में। सबसे पहले लिखना हेडिंग स्वतंत्रता का अधिकार और लिखिएगा स्वतंत्रता, लिखें स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति का, एक लाइन लिख लीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति का, हाँ, व्यक्ति का मौलिक अधिकार के भीतर, मौलिक अधिकार के भीतर सर्वोच्च की श्रेणी में रखा जा सकता है। सर्वोच्च की श्रेणी में रखा जा सकता है। लिखें स्वतंत्रता ही जीवन है, इस वक्तव्य के प्रकाश में, स्वतंत्रता ही जीवन है, इस वक्तव्य के प्रकाश में यह संदर्भित होता है कि बिना व्यक्तिक स्वतंत्रता के व्यक्तित्व का विकास संभव ही नहीं है। बिना व्यक्तिक स्वतंत्रता के व्यक्ति का विकास संभव ही नहीं है। ठीक है। संविधान में व्यक्ति और नागरिकों को, व्यक्ति और नागरिक का उल्लेख मिलता है। व्यक्ति और नागरिक का उल्लेख मिलता है। व्यक्ति का तात्पर्य देश और विदेश दोनों से है। देश और विदेश दोनों से है। आर्टिकल 19 में नागरिक शब्द का उपयोग है। आर्टिकल 19 में नागरिक शब्द का उल्लेख है। इसका सीधा संदर्भ कि उक्त अधिकार नागरिकों से ही संबंधित है। ठीक है, ओके, नागरिकों से ही संबंधित है। लेकिन स्वतंत्रता के संदर्भ में, स्वतंत्रता के संदर्भ में सीमाएं भी हैं और यह पूरी तरह, यह अब्सोल्यूट नहीं है, यह अत्यांतिक नहीं है। ठीक है, यह अब्सोल्यूट नहीं है,
समय काल और परिस्थिति के अनुपात में, समय काल और परिस्थिति के अनुपात में इन पर प्रतिबंध और निर्बंधन लगते रहे। इन पर प्रतिबंध और निर्बंधन देखे जा सकते हैं। ठीक है, लिखें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए.के. गोपालन के मामले में, मुख्य न्यायाधीश ए.के. गोपालन के मामले में कुछ अवलोकनात्मक बातें कही थी। मुख्य न्यायाधीश ने कुछ अवलोकनात्मक बातें कही थी। मनुष्य एक प्राणशील होने के कारण या प्राणशील होने के नाते, ठीक है ना, चीजों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, चीजों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, लेकिन नागरिक समाज में इच्छाओं को नियंत्रित भी करना पड़ता है। लेकिन नागरिक समाज में इच्छाओं को नियंत्रित भी करना पड़ता है, दूसरों का आदर करना पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखकर संविधान के अनुच्छेद 19(2) से 6 के अंतर्गत, 19(2) ब्रैकेट से 6 ब्रैकेट के अंतर्गत राज्य को भारत की संप्रभुता, राज्य वही जो आर्टिकल 12 में, राज्य को भारत की संप्रभुता और अखंडता सहित तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर निर्बंधन की शक्ति प्राप्त है। निर्बंधन की शक्ति प्राप्त है और यह निर्बंधन युक्ति युक्त है। युक्ति युक्त का मतलब होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। युक्ति युक्त का मतलब होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। वो देखा जाएगा कि कैसा है स्थिति, वैसा निर्णय लिए। युक्ति युक्त ये मतलब हो, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखा जाता है इसमें। ओके, ये तो हमने 19 का थोड़ा परिचय दिया। अब आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में हम आर्टिकल 19(1) की चर्चा अगर हम करें तो लिख दीजिएगा आर्टिकल 19 में, अब लिखिए अनुच्छेद 19, हेडिंग बना लीजिए अनुच्छेद 19। पहले खोल देते हैं, समझाते रहेंगे, खोलते रहेंगे। आप कभी हमको देख लिया करिए, कभी कॉपी देख लिया करिए, है ना, अगल बगल ना देखा करिए। घर में है, पता चला झरोखे से देख रहे हैं कि भोरे अपने भैंस को जो है दूहे कि नहीं दूहे, अभी गाय को चारा दिए कि नहीं दिए। गांव में जब होंगे तो ये भी कहानी होती होगी, तो ऐसा जगह बैठिए कि भोरे ना दिखे, सिर्फ उजाला दिखे। लिखिए इसमें बच्चा, मुझे मालूम है ये लाइव लेक्चर है, मुझे मालूम है कि इसको रिकॉर्ड करके हम डालेंगे भी, लेकिन दुनिया में एक भी इंसान हमको बताइए जो हकीकत से अनजान रह करके ज्यादा उम्र तक जिया हो। एक भी इंसान बताइए जो हकीकत से अनजान रह करके खूब लंबी उम्र जिया हो। मेरे भाई, लंबी उम्र का पर्याय ही हकीकत के साथ चलता है। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बोलते हैं कि हम चाय बेचते थे, जब हम छोटे से उम्र में थे तो स्टेशन पे चाय बेचते थे।
जो आदमी 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपको पता ही नहीं चला कि ये चाय भी बेचते थे। और जब इतने बड़े हो गए और इतनी उम्र के हो गए, तब पता चला आपको कि चाय बेचते हैं। इस सच्चाई के कारण ही तो वो प्राइम मिनिस्टर की उम्र बढ़ रही है, वोट मिल रहे हैं, क्योंकि हकीकत से व्यक्ति का नाता होता ही है। चौधरी चरण सिंह को देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिए। अच्छा, किसकी सच्चाई आप नहीं जानते हैं? किसकी सच्चाई नहीं जानते? सच का सामना जो है ना, अवधि, उम्र, अचीवमेंट, सब में पारदर्शी के साथ काम करता है। नहीं छुपाना चाहिए मेरे हिसाब से। आने दो, देखा जाएगा लोग क्या सोचते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैं गांव में जब बच्चा छोटा सा था, पढ़ता था ना, तो दलान होता, दलान, दरवाजे नहीं होते हैं, ऐसे खपड़े का, छप्पड़ का होता था, ऐसे ढाल से, तो पानी नीचे गिरता था। तो खटिया ऐसे लगी होती थी, तो हम लोग 7-8 में पढ़ते थे। तो हम, आदत होती थी 4 बजे भोर में उठ के पढ़ने की, लालटेन जला के। बिजली नहीं थी, बिजली हमारे गांव में 84 में आई थी, तब हम 6-7 में पढ़ते रहे होंगे, तब तक बिजली नहीं थी। हाई स्कूल हमने 86 में किया, तो 84 में जब आई होगी तो कक्षा 8 में रहे होंगे, उसके पहले की कुछ दरमियान की बात। तो लालटेन जला के पढ़ते थे, तो वो क्या होता था, हम जैसे लालटेन में आप देखिए ऐसे पढ़िए, तो सामने देखिए भोर में, मतलब 4 बजा हो या 10 बजा हो रात, बड़ा अंधेरा दिखता है ना? तो थोड़ा सा ऐसे असूस सा लगता है। हालांकि वो कंसंट्रेशन बनाने की भी बड़ी मदद करता है, इसलिए टेबल लैंप से पढ़ने में कंसंट्रेशन बेटर होता है, मैं ऐसा महसूस किया। तो अब चूंकि जैसे हम ऐसे देखते थे ना, तो बड़ा अंधेरा होता था, और चूंकि दलान से जब बाहर देखेंगे तो बाग दिखता था, बाग, बाग नहीं, बाग, गार्डन, आम का, महुआ का, जहाँ पेड़ होता था। सब गांव के किनारे, खेत खेत के आसपास के तो घर बने होते हैं गांव में, तो सब खेती बाड़ी वाले, खेत के किनारे ही तो गांव बनाए। तो जब हम उधर देखते थे, तो थोड़ी देर देखते, छांटता था ना, तो थोड़ा हम डरने लगते थे कि पता नहीं, ऐसे मतलब डर सा लगता था, तो हम सर ही नहीं उठाते थे, तो हम डर के मारे देखते नहीं थे, ऐसे लगे रहते थे। तो हम कई दिनों तक ऐसे दिमाग में रहता था। तो अब किसको बोले, घर में बोलो तो डांट देते थे, अरे क्या डरते हो फालतू। तो हमने एक चद्दर, एक जुगाड़ निकाला कि जहां हम पढ़ते थे, जहां से देखते थे, वहीं ऐसे वो छपड़ैल में जो है, वहीं से डोरी बांध के उसे लटका दिया चद्दर, कि अगर देखेंगे ना तो चद्दर देखें। अब इतना झुका के तो नहीं बैठे रहोगे ना दिन रात, थोड़ा सा सर उठाओगे तो वो दिखता था। तो एक प्रकार से चद्दर के उस पार डर था, और चद्दर के इस पार हिम्मत थी। तो हमने बचपन में 7वीं में 8वीं में अपनी हिम्मत और अपने डर के बीच में एक कपड़ा लगा दिया था, है ना? अब इस हकीकत को अगर हम बताएं, एक साइकोलॉजिकल है ये, तो इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? और कितने लड़के यहाँ हैं जो सब शहर के ही हैं, और जिनके पुरखे सब शहर में जो है घंटा घर पे ही रहे हैं, सब गांव से ही तो उठ उठ के आए हैं यार। तो ये जो है, ये व्यक्तित्व विकास के लिए है, और व्यक्तित्व विकास का मतलब पारदर्शी। हमारी कमियों से आप प्रेरित हो जाएं, हमारी अच्छाइयों से भी आप प्रेरित हो जाएं, दोनों प्रेरणा के काम में लिए। क्योंकि आपको ये महसूस होना चाहिए कि हम जो हैं वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली विकास उकास जो किया, सब लोग ऐसे ही। हमको भी कई चीजें जो पढ़ा रहा हूं ना, कई साल तक हमको समझ में नहीं आया, ठीक है ना? कई साल में समझ में आया, उसके बाद आपको समझाने लगे। अब फटाफट आ जाइए लाइन पे। आर्टिकल 19 हेडिंग बना लिया, अब लिख लीजिए। भारत में, भारत के संविधान ने यह अधिकार नागरिकों को दिया है। मूल संविधान में यह सात स्वरूप में था। आर्टिकल 19 के भीतर बता रहे हैं, 7 स्वरूप में था, और इसे वाक् एवं अभिव्यक्ति के रूप में जानते हैं। वाक् एवं अभिव्यक्ति के रूप में जानते हैं, ठीक है?
वाक्य एवं अभिव्यक्ति के रूप में जानते हैं। अब वर्तमान में इसमें 6 उपखंड हैं। पहला 19 एक क, 19 सब में रहेगा, एक फिर क, इंग्लिश में ए कर सकते हैं, हिंदी में क कर सकते हैं। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वही चीज हो गई, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें बोलने वगैरह की स्वतंत्रता, जब इसको एलोबरेट करेंगे तो बहुत सारी चीज आएगी, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह सब इसमें आ जाएगी। आप आगे लिखिए, हम आपको याद करने का भी तरीका भी बता देंगे, कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा लिख लीजिए 19 एक ख, आ बा सादा ऐसा चलता है। ठीक है, ख, इसमें लिखिएगा शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। निरायुद्ध कोई युद्ध नहीं भाई, सामान्य ढंग से शांति से सम्मेलन करने का ध्यान रखना है इसमें। एक और बता दे फिर ध्यान दिलाते हैं आपको। अब लिखें 19 एक ग, क ख ग, अ ब स, ऐसा ए बी सी ऐसा कर लीजिए, है ना। अब आया क्या, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखिए बच्चा, इसमें ध्यान रखना, अब यहां पर हम रोकेंगे। पहला वाला तो बिल्कुल स्पष्ट है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब तुमको याद कैसे होगा, मान लो एग्जाम में तुमको आपको लिखना है, कहीं बोलना है, कहीं बताना है, तो क्या करना है आपको, सा से शांतिपूर्वक और सा से संगम। तो दूसरा खगा में सा शब्द से याद रखो, एक सा कर देना शांतिपूर्वक, जैसे शांतिपूर्वक का आगे वाला कर देना निरायुद्ध सम्मेलन की बात कर लेना। और संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो दिमाग में है ही काम है, फिर ये दो में, एक में क्या होता है, एक में है शांतिपूर्वक और एक में है संगम। शांतिपूर्वक क्या करना है, सम्मेलन, और संगम क्या करना है, संगम यानी संघ बनाने, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे कवियों का संगम था ना दक्षिण भारत में, संगम काल पढ़ते हैं कि नहीं, संगम क्या था, वो कवियों का एक संघ ही था वो। ठीक है, अब आता है घ, 19 एक घ। चलिए, अब यहां पर दो बातें यहां पर भी बताएंगे, दो बातों में दो दो तीन शब्द जो है वो जो है एकदम रहेंगे। लिखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में, चौथी बात है घ के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से संचरण की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई लॉकडाउन नहीं रहता है ना। संचरण, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी संचरण, जहां तक भारत का भू राजनीतिक क्षेत्र है, बिना रोक टोक के आइए जाइए, ये मिला हुआ है। और अंगा, अंगा कर लीजिए, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ई, ट ठ ड ढ अ त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स ह क्षत्रज्ञ। ठीक है, तो चलिए, अंगा ऐसे रटते थे हम लोग, प्राइमरी पढ़ने वाले सब जानते होंगे। अंगा में लिखिएगा भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र। अब देखिए कॉमन है, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र। एक में क्या कहता है, घा में घूमो, और एक में कहता है कहीं भी बसो। भारत के राज्य क्षेत्र में के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी। जैसे मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से हूं, उत्तराखंड के देहरादून में रहता हूं, है ना। तो ये हमको कहां से मिली स्वतंत्रता, 19 एक अंगा के अंतर्गत। और कहीं भी जा सकते हैं भारत के भीतर, कहां मिली है स्वतंत्रता, 19 एक घ के अंतर्गत। और हमने संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, माना हमने प्रयास एक संघ बना लें, एक ऐसा कर लें, तो ये सब स्वतंत्रताएं तो हैं चेला। एक और है, लिख लीजिए
19 एक च ब्रैकेट में लिख लो निरसित, हटा दिया इसको, लिख तो लो ना, च है, च की जगह छ नहीं आ गया, बट वो निरसित है। अब लिख लेना 19 एक छ, च के बाद छ। अब हम जैसे क्या कर रहे हैं 2002 से, कोई वृत्ति लिख लीजिए, छ में लिखिए कोई वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है कैरियर, अंग्रेजी में जो कैरियर होता है ना, हिंदी में वो वृत्ति बोलते हैं, लेकिन वो कैरियर हिंदी में भी बोल देते हैं, बट होता है वृत्ति, कैरियर। आगे कामा लगा के लिखिए उपजीविका, एक होता है जीविका, एक उपजीविका, कोई भी सप्लीमेंट्री, कुछ भी जीवन चलाने के लिए। व्यापार, चार नाम है, कैरियर है, उपजीविका है, व्यापार है और कारोबार है, कारोबार जिसको बोलते हैं, की स्वतंत्रता। तो हम सब लोग तो यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर के माध्यम से ये मिला हुआ ना आर्टिकल 19 एक 6 के भीतर में, ठीक है। ओके, तो ये तो डिटेल मिल गया आर्टिकल 19 में क्या लिखा है। च निरसित है, आपको ये समझना, पहले में लिख दीजिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम है, फिर उसमें शांति और संग है, फिर इसमें एक में घूमना, एक में बसना, एक में कारोबार करना, खत्म कहानी, चला खत्म। च जो है निरसित है, इसी को तुम लोग लिखने में पता नहीं कहाँ पहाड़ खोदते रहते हो, कहाँ पापड़ बेलते रहते हो। थोड़ी सी ट्रिक लगाओ, पंजा मत लड़ाओ, हाथ मिलाओ, चलो आगे बढ़ाओ। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में नागरिक शब्द का उपयोग है। स्पष्ट है कि यह व्यक्ति को नहीं दिया गया है। नागरिक का तात्पर्य मनुष्य से बोध होता है, नागरिक का तात्पर्य मनुष्य से है, जबकि व्यक्ति में कंपनी भी आ जाती है, कृत्रिम कंपनी, निगम जैसे हमने बताया था, कंपनी भी आ जाती है ना। व्यक्ति कहते तो सिर्फ व्यक्ति ही नहीं आते, उसमें कंपनी के भी खतरे रहते हैं, इसको सिर्फ स्वतंत्रताएं मिली हैं नागरिकों को, ठीक है। आगे लिख लीजिए, विदित है कि स्वतंत्रताएं या मौलिक अधिकार लिख लीजिए, मौलिक स्वतंत्रताएं मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। विदित है कि स्वतंत्रताएं, जो स्वतंत्रता मिली है ये मौलिक अधिकार का के अंतर्गत है, ऐसे में यह अब्सोल्यूट नहीं है, अत्यांतिक नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया कि मौलिक अधिकार अब्सोल्यूट नहीं है, देखते नहीं निर्बंधन लग जाता है, अब्सोल्यूट नहीं है ना, और न ही यह असीमित है, ठीक है। एक व्यवस्थित समाज को चलाने के लिए, एक व्यवस्थित समाज को चलाने के लिए अधिकारों का अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन अहितकर की स्थिति में, अगर समाज के अहित में इसका उपयोग होता है, अगर यह समाज के अहित में इसका उपयोग होता है, तो उस पर अंकुश भी लगाया जाता है। ठीक हो गया, ये जानकारी आपको मिल गई है, ठीक है ना। ठीक है, अब लिखिएगा, और यह निर्बंधन युक्ति युक्त है, ठीक है ना। तो और यह निर्बंधन युक्ति युक्त होगा, युक्ति युक्त का मतलब होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत होगा। अब आपको ये समझना, एक लाइन में यह लिखवा देता हूं, लिखिए युक्ति युक्त क्या है, व्हाट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। युक्ति युक्त क्या है, ये कहीं भी आप उपयोग कर लीजिएगा, ये प्रश्न के हिसाब से जब आप कहते हैं कि युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकते हैं, तो कहिए युक्ति युक्त का अर्थ होता है, तो थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दिए, खोल दिए, क्योंकि ये शब्द ऐसे है ना कि जैसे कह सकते हैं कि ये बीच के फेविकोल है, फेविकोल का जोड़ है, जो जोड़ तो देता है लेकिन ये भी बताता है कि जोड़ा ही गया है भैया, बारीकी दो चीज है इसमें। तो युक्ति युक्त हमने दो ऐसे कर लिया, मतलब तो थोड़ा सा खोल दीजिए कि नहीं ये अलग है, ये अलग है, तो बीच में ये जोड़ दिया। लिखिएगा कि यह एक कठिन प्रश्न है,
यह एक कठिन प्रश्न है। निर्बंधन का निर्धारण न्यायालय का कार्य है। निर्बंधन का निर्धारण न्यायालय का कार्य है। और युक्ति युक्त के कारण, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखाने जा रहा हूं जो जनरली आप कॉमन तरीके से जानते नहीं हो। युक्ति युक्त के कारण लिखें, न्यायालय पुनर्विलोकन की शक्ति को विस्तार पाता है। न्यायालय पुनर्विलोकन की शक्ति को विस्तृत कर लेता है, विस्तार हो जाता है, उसका विस्तार विस्तृत पाता है। युक्ति युक्त से यह भी स्पष्ट है कि विधानमंडल के निर्णय अंतिम नहीं है। ठीक है, और यह न्यायालय का काम है। बस इतना ही समझाना। ठीक है, लिखें, आगे अब लिखें, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक हेडिंग बना लीजिए और कुछ पॉइंट्स हम इसमें लिखाना चाहेंगे आपको। वाक्य एवं अभिव्यक्ति पहला वाला, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो फटाफट लिखेंगे तो फटाफट करा देंगे। लिखिए, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) का फट से लिख डालिए। ठीक, यह शासन व्यवस्था की आधारशिला है। यह बिल्कुल नींव है, शासन व्यवस्था की आधारशिला है। लोकतंत्र में ऐसी स्वतंत्रता का बृहत महत्व होता है। लोकतंत्र में ऐसी स्वतंत्रता का बृहत महत्व होता है। इसके प्रभाव से नागरिक तार्किक, इसके प्रभाव से नागरिक तार्किक और शक्ति को ग्रहण करता है। आर्थिक शक्ति हो सकती, सामाजिक हो सकती है, और स्वयं को विकसित करना संभव होता है। अगर ये छीन लेंगे सब गड़बड़ा जाए। ठीक है, ये आपने आर्टिकल 19(1) का में जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन था उसका थोड़ा एनालिसिस लिखा। जब भी लिखो ये उतार देना मेंस में, इतना तो उतार दो, ये तो पहली लाइन दे रहे हैं। अब लिखो एक लाइन कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय। ठीक है, उसमें लिखें शब्द, लेख, प्रिंटिंग, शब्द हो, लेख हो, प्रिंटिंग को मुद्रण बोलते हैं, चिन्ह या कोई अन्य प्रकार से विचार को व्यक्त करना अभिव्यक्ति है। ये भी लिख देना एक लाइन, जब भी परीक्षा लिखना है लिख देना, है छोटा सा लाइन। ठीक है, ओके। लिखेगा, अनुच्छेद 19 में इन शब्दों ने, अनुच्छेद 19 को इन शब्दों ने विस्तृत कर दिया, बहुत बड़ा बना दिया। प्रेस की स्वतंत्रता लिखा है नहीं, एकांतता लिखा है नहीं, आपको क्या जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार लिखा है कहीं पे नहीं, सब आ गया। ये सब चीज धीरे धीरे आपको विस्तार देने जा रहा है। और इसका इंटरप्रिटेशन किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरप्रिटेशन करके आपको धीरे धीरे बताया कि सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। किस में बोले? 19 में भैया। अच्छा, जानने का अधिकार, हाँ। प्रेस स्वतंत्रता बोले अभिव्यक्ति तो सीमा नहीं देखती। आप भू राजनीतिक क्षेत्र में रह सकते हैं,
भू राजनीतिक क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको विदेश जाने का अधिकार भी कहीं से मिल जाए, मिलता है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। और आप लंदन जाकर अभिव्यक्ति करें तो ऐसे थोड़ी भारत में बोलेंगे हम मुंह चुप कर। हाँ, चुप रहने का भी अधिकार है, ये भी बता दें आप। बोलने का अधिकार भी है, चुप रहने का अधिकार। केरल के केस के मामले में वहां पर एक हाई कोर्ट में एक फैसला, एक घटना गया केरल में। तो कुछ क्रिश्चियन बच्चे थे, वो क्रिश्चियन बच्चे प्रार्थना में खड़े होते थे बट राष्ट्रगान करते नहीं थे। वो खड़े हो जाते थे बट बोलते नहीं। तो वहां की कोर्ट ने, में ये मामला गया, उस कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान जो है करना चाहिए इनको। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने पलट के बोला कि नहीं, चुप रहने का भी इसको अधिकार है, उसका मन नहीं है चुप रहे। आप बात समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब ये चुप रहने का राइट कहां से मिला? इसी में है। हम बोलने का भी राइट हम नहीं बोलते। अब आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए किसी अपराधी को, उससे बोलो कि तुमने चोरी किया, वो चुप है। मैंने बोला तुमने चोरी किया, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए अपने खिलाफ गवाही ना दे, इसका भी राइट है उसके पास। चोर क्यों कहेगा चोरी किया? नहीं कहता। अगर आपने कोई गलती किया, आप गलती नहीं मानते हैं, तो ये आप पता करिए कि इन्होंने गलती किया है। हम क्यों बताएं? ये मेरा राइट है, हम चुप रहेंगे, हम नहीं बताते। अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए देखेंगे पुलिस के कस्टडी में जब कोई अपराधी होता है तो पुलिस भले ही उसको मारपीट को उगलवा ले, लेकिन न्यायालय में मुकर जाए तो न्यायालय वही बात मानता है जो वो वहां कहता है। उससे कहा कि चोरी किया, बोले नहीं भाई बाप, मैंने तो कोई चोरी नहीं किया, उस दिन तो मैं अपने मामा के यहाँ शादी में गया हुआ था। पुलिस को पता नहीं क्यों मुझको लगता है मैं चोर हूँ। हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं किया। पुलिस वाला बोलेगा साहब ये तो थाने में बोल रहा था कि 3 साइकिल चुराया है, ये साइकिल भी इसी ने चुराया सर, इसके गैंग है। कोर्ट नहीं मानेगा उसकी बात। ठीक है, अपने खिलाफ कहा भाई? आपने पिस्तौल लगा दिया, डंडे बरसा दिए, हमको लगा कि बोल दे नहीं तो हमारी जान ले लेंगे। तो वहां तो मैं अपने देह को, अपने मन को, अपने शरीर को सुरक्षा के लिए झूठ बोल सकते थे, सही बोल सकते थे। लेकिन जहां अदालत में गए तो आप जज भी नहीं मजबूर कर सकता कि अपने खिलाफ आप गवाही दीजिए। आप समझ गए ना? बड़ा सही है, आप पढ़ोगे ना तो बड़ा मजा आता है। बोले सीखो यार, इंटरेस्ट से सीखो। अगर देखो, कहते हैं ना, पानी पीते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, खाना खाते हो तो अच्छा लगता है, थोड़ा ये वाला भी डालो। ज्ञान है ये सब चीज, ये ज्ञान है बट योग्यता को विकसित करता है। लेकिन जब ज्ञान की तरह लोगे तो और मजा आता है। जरा इसमें टाइम चला जा रहा है, मैं जरा लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए कि 19वें प्रयुक्त शब्द विस्तृत कर देता है इसको। एक लाइन और लिखें, विचारों को व्यक्त करने के लिए जितने भी माध्यम बताए गए हैं, विचारों को व्यक्त करने के लिए जितने भी माध्यम बताए गए हैं, उसे समय समय पर अदालती प्रक्रियाओं के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने, या न्यायालय ने लिखी, अदालती प्रक्रियाओं के माध्यम से, बस इतना लिख लिया, अदालती प्रक्रियाओं के माध्यम से पहचानने का प्रयास किया गया है और यह क्रम आज भी जारी है। ये सब मूल संविधान में नहीं है, सूचना का अधिकार जानने का, नहीं तो बाद में पता चलता है। ठीक है, लिखिए, विचारों का स्वतंत्र प्रसारण। एक बात मैं यहां बता दूं, जैसे मैं बोलता हूं, गौर करना, मैं बोलता हूं ये मेरा स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर समाचार छाप दिया गया, दूसरों के विचार को छाप देना भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है। जैसे प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं और टीवी वालों ने दिखा दिया, अखबार वालों ने दिखा दिया, तो प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसको दिखाना, या मैं बोल रहा हूं मेरे को दिखाना, मेरी बात को दिखाना भी उसी अधिकार के अंतर्गत आता है। मैं ये जाके नहीं कह सकता कि साहब बोला तो था लेकिन इन्होंने छापा क्यों। आप समझे कि नहीं? अब देखे होंगे, जैसे वो कहते हैं
भाई वो ये आरोप तो लगा सकते हैं कि मैं ये नहीं बोला था जो इन्होंने छापा, लेकिन आपने बोला है और उसने छापा है, तो आप ये क्लेम करने नहीं जा सकते कि मैं बोला तो था, इनको छापना नहीं चाहिए था। ये तो राइट उसको मिला है। तो कैसे, जरा लिख लीजिए, विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। यह भाषण द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा किया जा सकता है। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है, निहित है। में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, सम्मिलित है। ठीक है, ठीक है चेला, क्यों भाई? ठीक है, होगा, ठीक ही होगा। लिखिए, आगे लिखिए। अब एक हेडिंग बनाइए, जानने का अधिकार। हम 19(1) का में चल रहे हैं, अभी हम खा में नहीं आए हैं। और पहले क में, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, जानने का अधिकार, एक लाइन लिख लीजिए। इसको बोलते राइट टू नो। लिखें, सरकार के संचालन से संबंधित सूचनाएं जानने का अधिकार है। जानने का अधिकार है। ठीक, इसके कुछ अपवाद हैं, एक लाइन ये भी लिख लीजिए। इसके कुछ अपवाद हैं। यदि देश की सुरक्षा अथवा देश हित में या देश हित में यह आवश्यक हो कि इसका प्रकटीकरण न किया जाए, यह आवश्यक हो कि इसका प्रकटीकरण न किया जाए, तो यहां जानने का अधिकार सीमित हो जाता है। तो वहां सम्मिलित है, यहां सीमित कर देगा, सीमित हो जाता है। ठीक है, यह एक मूल अधिकार है। नागरिकों को जानने का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार। लिखें, दूसरे कोई विचारों का प्रसार, प्रकाशन, दूसरे के विचारों का प्रसार व प्रकाशन की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता है। यह भी एक मौलिक अधिकार हो गया। लिखिए, सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, जानने की अधिकार हो गया, तो सूचना का अधिकार लिख लीजिए। लिखिएगा, सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम, यही लिखिए। सूचना का अधिकार अभी मत लिखिए, लिखिए सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम 2002 में पारित किया गया। कई लोगों को नहीं पता होगा, थोड़ा और जान लीजिए। पारित किया गया और इस अधिनियम को निरस्त करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया। ठीक है, इस अधिनियम को पारित करने के लिए 1923 के सीक्रेट एक्ट में संशोधन किया गया। 1923 के सीक्रेट एक्ट में संशोधन किया। वैसे लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन आया था 1899 में, 1905 तक बंगाल विभाजन में था वो। ठीक है, और लॉर्ड वेल्जली आया था 1799 में। एक हम जब मॉडर्न इंडिया नेशनल मूवमेंट में पढ़ाते हैं, बात करते हैं, तो एक बात हम बोलते हैं कि लॉर्ड जो वेल्जली था, वो
1805 में हिलबरी कॉलेज की स्थापना की, जिसमें वो सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए था और वो भारतीय भाषाओं को भी बताया जाता था उसमें। और आपको याद होगा कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना थी, बहुत सारे रामायण महाभारत के अनुवाद वगैरह भी आप देखेंगे। तो हम बताते थे कि लॉर्ड वेल्जली इंग्लैंड का फेलियर था, इंग्लैंड में फेलियर शासक था, प्रशासक, और भारत का सक्सेस शासक। लॉर्ड कर्जन के बारे में हमारा मत 100 साल बाद आया, वो 1799, 1899, 100 साल, और 1905 में बंगाल का विभाजन। हमने कहा कि वो अपने लॉर्ड वेल्जली ने भारतीय शासन, तब कंपनी की सत्ता थी एक प्रकार से, तो अपनी सत्ता को लेकर के कैसे योग्यता को मजबूत किया जाए उसका प्रयास करता था, और कर्जन कैसे तोड़ फोड़ करें और अपनी योग्यता को कराएं, यानी तोड़ फोड़ से योग्यता और चीजों को सुधारात्मक दिशा में ले जाकर के योग्यता। तो एक कर्जन जो था, लॉर्ड वेल्जली का युग एक जैसा, मतलब 100 साल का डिफरेंस था पूरे पूरे, और 1805 संयोग से भेंट करता है यहाँ 1905, वहां हिलबरी कॉलेज बनाता है, यहाँ बंगाल को तोड़ता है, यहाँ प्रशासनिक दक्षता का प्रॉब्लम बता करके हिंदू मुस्लिम एक मतलब टूट फूट करता है। और वो जबकि भारत में कैसे सिविल सेवक ट्रेंड आए, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी उसको पढ़ेंगे तो भारत 7 जोनों में था। बाद में जब 1853 में रेल आई तो आप देखे होंगे कि जोन भी बंटे थे, तो रेलवे के जोन जो बने थे उसी जोन के आधार पे पहले बने। अब तो बहुत हो गया, कहते हैं ना, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, सर रेलवे। तो हिस्टोरिकल इसका भी, तो उस मैं एक उदाहरण यहां देना चाह रहा हूं। लॉर्ड कर्जन के समय एक कानून आया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और यह था कि साधारण जनता से जानकारी को छुपा कर रखने के लिए। इसमें लिखिएगा, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। थोड़ा हिस्ट्री में बता दीजिए, सीक्रेट एक्ट लॉर्ड कर्जन के टाइम का थोड़ा उदाहरण दे दीजिए। लिखिएगा, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने बहुत से मामलों में यह निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 19(1) के अधीन गारंटी किए गए संवैधानिक अधिकार से कई संदर्भ मौलिक अधिकार की ओर चले जाते हैं, मौलिक अधिकार की ओर चले जाते हैं। इसी संदर्भ पर सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार की संज्ञा से जोड़ दिया जाता है, जबकि यह एक विधिक अधिकार है। आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार मान लिया है तो विधिक अधिकार, लेकिन उसने कहा ना कि उसमें जो गारंटी शब्द है उसको, उसमें अगर ये कहीं घालमेल करता है तो मूल अधिकार हो जाएगा। मूल अधिकार ये है विधिक, 2005 का एक्ट है,
बट चूंकि 19 का के अधीन एक गारंटी जैसा स्थिति देने के लिए ये चीजें उत्पन्न हो गई, इसमें उत्पन्न कारक है, तो इसलिए मूल अधिकार है विधिक अधिकार। तो जैसे हमने घुमा के थोड़ा कान पकड़ा, वैसे आप भी थोड़ा घुमा टहला दीजिएगा, ठीक है। अब आता है मतदाता का सूचना का अधिकार। लिखिए, मतदाता का सूचना का अधिकार। मतदाता का देखो बच्चा, अभी इधर बीच बड़ी चर्चा थी, आपने ध्यान दिया होगा कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने कैंडिडेट्स के बारे में कम से कम 3 बार जनता में जाके बताएं, उसकी योग्यता बताएं, उसका आपराधिक रिकॉर्ड बताएं, उसके बारे में बताएं, संपत्ति वगैरह के बारे में बताएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिख लीजिए जरा, क्या बताना चाहता हूं, एक लाइन लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने लिखिए, उच्चतम न्यायालय ने यह तय किया कि, यह कहा कि, लिख लीजिए, यह कहा है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जानकारी मतदाताओं को प्रदान करें, और ऐसा वो 3 बार कहें। कहां? उनके क्षेत्र में। जैसे इलाहाबाद में कोई चुनाव लड़ रहा है तो वहां का जो कैंडिडेट है उसके बारे में मतदाता को पता होना चाहिए, ठीक है। एक लाइन नोट करके लिख लीजिएगा। एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात को खारिज कर दिया था। एक न्यायालय में एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात को खारिज कर दिया था जिसमें इसे नहीं बताने का सुधार कर दिया गया। इसे नहीं बताने का सुधार कर दिया गया। लिखें, आपराधिक रिकॉर्ड, मैं जो बता रहा हूं लिख लीजिए। आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारी और शैक्षिक योग्यता की जानकारी उस न्यायालय ने अनिवार्य बना दिया, बताना अनिवार्य बना दिया था। जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 के तहत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 33 के तहत संशोधित करके ऐसा करने से रोक दिया गया था। तभी तो न्यायालय ने कहा ये सब नहीं चलेगा। और इसे उसने असंवैधानिक करार दिया। बोला कि ये तो सूचना जनता को मिलनी चाहिए, ये तो उसका अधिकार है, और आप 33 में जाके संशोधन करके बता रहे हैं कि सब नहीं बताएंगे, चोर डकैत लड़ेंगे चुनाव, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो एक प्रकार से मतदाता को सूचना का अधिकार है कि वो मत अपना किस व्यक्ति को देने जा रहा है, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार जैसा है। चूंकि यह आर्टिकल 19(1) का में जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने कहा 19(1) का के अधीन गारंटी किए गए संवैधानिक अधिकार से उत्पन्न होता है, तो ऐसे में यह जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार अगर है तो फिर यह अधिकार कैसे वंचित रह सकता है? ठीक है, समझ गए हैं बात को? लिखिए आगे। वाक्य एवं अभिव्यक्ति में एक लाइन और बना लीजिए। वाक्य एवं अभिव्यक्ति में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, इसे भी उसी प्रकार से संस्तुति दे दी गई। इसे भी उसी प्रकार से संस्तुति दे दी गई। यानी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस तो बहुत पहले आया था, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। तो इसमें कहा गया कि जैसे होता ना कि आप मेरी बात को सुन करके छापेंगे, आप मुझे देख करके आंखों देखी छाप बताएंगे,
उसमें मुद्रण हो गया, प्रिंटिंग हो गया, इसमें बोलना हो गया। टीवी में बोलते हैं, अखबार में लिखते हैं। तो एक नया आयाम बाद में क्या हो गया, पहले क्या होता, घर घर में अखबार पत्रिका आते थे, ठीक है। तो बाद में इलेक्ट्रॉनिक एक नया आयाम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गया, ये टीवी आ गया, फलाना आ गया, जो भी है इंटरनेट वगैरह देख रहे होंगे, सब चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, मैं जैसे बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, स्पीच हो गया। अब मेरी स्पीच को आप कैमरे में कैद करके दिखा रहे हैं। उसमें क्या होता था, पहले जो मैं बोल रहा था उसको लिख के दिखा रहे थे। तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस, देखिए प्रेस शब्द जो होता है, प्रेस जो चीजें छापने का, मुद्रण की तरीके थे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रेस होता है, मतलब अभी युक्ति युक्त इस पर भी विचार करने की जरूरत है। एक रीजनेबल चीजें तो यहां भी बनती है ना, कहते हैं कि बॉन्डेड रेशनैलिटी। अगर अखबार प्रेस में आता है, प्रेस तो बहुत वार्नाकुलर एक्ट वगैरह आया था, प्रेस पे सब प्रतिबंध वगैरह जो लगा दिया था अंग्रेजों के टाइम में, और गांधी जी वगैरह अखबार निकालते तो सब प्रेस में काम करते, मतलब प्रेस से निकलता था। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो स्टूडियो से निकल रहा है। तो क्या दोनों में डिफरेंशिएशन है, वो छोड़ दीजिए आप, बट यह भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, वो तो आप जानते हैं, मैं तो खामखा कुरेद दिया इसे। आगे चलिए लिख देते हैं, लिखें, लिखेगा आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति को, भाषण एवं अभिव्यक्ति को की स्वाधीनता या स्वतंत्रता, ऐसा लिखिए, की स्वतंत्रता के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना, उसका प्रसारण करना शामिल है। सूचना प्राप्त करना, उसका प्रसारण करना शामिल है। इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन, रेडियो, संचार के अन्य प्रभावी साधन, वायु तरंगे, ठीक है, इन पर भी न्यायालय ने इसी प्रकार की राय रखी। अब देखो बच्चा, अगर आर्टिकल 19(1) में ये सब स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो ध्यान रखना कि इसका गलत इस्तेमाल पर आर्टिकल 19(2) जो निर्बंधन है वो लागू हो जाएगा, है ना। वो जैसे टीवी में बैठ के लेते भारत पूछता है, ऐसे आता है, मैंने देखा कि भारत पूछता है। तो ये शब्द जो है, देखिए युक्ति युक्त अगर इसमें दिमाग लगाइए, तो यह शब्द जो है मतलब एक समस्या खड़ा करता है। जैसे मैं कहूं कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देश ये सवाल जानना चाहता, कौन सा देश जानना चाहता है? भाई देश का मतलब पूरा देश जानना चाहता है ना। भारत का प्रधानमंत्री बोले तो समझता है कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। लेकिन एक एक जो है चैनल का कोई हेड कहे या चैनल का रिपोर्टर कहे कि साहब देश पूछता है, तो क्या देश पूछता है? मतलब अगर इस पर संज्ञान लिया जाए, एक चूंकि मैं विधि का विद्यार्थी रहा तो मैं उस नाते भी सोचता हूं, अगर इस सबको संज्ञान लिया जाए तो इसमें युक्ति युक्त कठिनाइयां आएंगी। भाई जितने चैनल हैं उतने तरीके से देश हो गया फिर तो, क्योंकि हर का देश पूछता है कुछ ना कुछ। तो इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे चर्चा करूंगा। एक दफा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, निर्णय देते समय, है ना, हम दर्शन विचार से प्रेरित होते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे जज साहब होते हैं वो भी किसी न किसी दर्शन विचार से अभिप्रेत होते हैं, मान्यताओं से वो भी युक्त होते हैं। लेकिन फैसले जो है अगर हमारे दर्शन विचार से प्रेरित हो जाएंगे तो ये उतना उम्दा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि वो लोग भी ये बात समझते हैं कि हम अपने दर्शन विचार से अपनी जगह हैं, और देश हित में या यूं कहा जाए तथ्य के साथ मामले की
स्थिति को ध्यान में रख करके एक तटस्थ फैसला देना एक अलग बात है। तो कौन सा मीडिया हाउस या कौन सा, मतलब आप देखे होंगे कि जो बहुत ही तटस्थ भाव से काम करते हैं, जिस विचार के हैं वही विचार ठोके पड़े हुए हैं। तो देश पूछता है, देश ये पूछता है कि सोनिया गांधी ने पैदल जाने वालों के लिए कोई कुछ क्यों नहीं किया। भाई सरकार से पूछता तो समझ में आता है, सोनिया गांधी कौन सा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है जो मजदूरों के लिए कुछ करेंगे। अरे भाई उनको राजनीतिक दल के तौर पर कुछ करना चाहे तो करें, नहीं ऐसा कोई दबाव तो है नहीं। तो जिस तरीके से मैनिपुलेशन किया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी ओन फिलॉसफी होती है, जो ओन फिलॉसफी में कंट्री को नहीं घसीटना चाहिए। जैसे मेरी पर्सनल जो सोच है उसको हम कहते हैं ना, जैसे हम कभी कोई पढ़ाते समय क्या बोलते हैं आपको, मैं ऐसा सोचता हूं। मैं कहां कह रहा हूं कि संविधान ऐसा सोचता है। मैं संविधान से ना बड़ा हो सकता हूं, ना उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय से बड़ा हो सकता हूं। मेरी अपनी फिलॉसफी अपने कह करके व्यक्त की जा सकती। मेरा चैनल पूछता है, मैं पूछता हूं, है ना। ठीक है, आप जो फॉलोअर्स होते हैं उससे हमारा एक वजन बढ़ जाता है, लेकिन पूरा देश किसी एक को फॉलो करता है ऐसा तो है नहीं। तो देश कहां से पूछ लिया, देश पूछता है। और आर्टिकल 19 एक को जो पूछने का अधिकार रखता है उसी को नहीं बताने का भी तो अधिकार दिया हुआ है, चुप रहने का अधिकार। जैसे आपके कोई रिपोर्टर आपको माइक लगा दे, वो सवाल पूछे, आप मत दीजिए जवाब, और वो जाकर हल्ला करे तो बताए नहीं, तो उसने किसी संविधान का उल्लंघन किया। संविधान उसको राइट दिया है चुप रहने का अधिकार। उसको लगता है ये मेरे अगेंस्ट होगा, क्यों बोलेगा वो, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। फलाना जवाब दो, फलाना ये करो, फलाना ढिमका वो करो। अरे तुम भी तो कुछ बताओ यार, कि आर्टिकल 19 एक का में जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डंडा लेके खड़े हो, उसी में तो लिखा है कि हम भी चुप रहें। तो बात तो बराबर है, तुमको बोलने का है तुम बोलो, हमको चुप रहने का हम चुप रहेंगे। राइट का उल्लंघन कहीं नहीं हो रहा सर, नेवर। ओके, चलो ये सब चीजें बड़ी सही से समझने के लिए है। और मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप मेरी भी फिलॉसफी से बहुत प्रभावित मत होइए, अपनी एक ओन फिलॉसफी डिसीजन रखिए, और जहां पे लगे कि सहायता लेनी है ले लीजिए। एकदम प्रेरित होने की जरूरत नहीं, एकदम फॉलो करने की जरूरत नहीं, अपना वजन रखिए। और मत सोचिए फलाना ने ये बोल दिया, ढिमका ने वो बोल दिया, बड़ा अच्छा हुआ। कुछ नहीं, सब अपना तरकीब लगा के चल रहा है। मैं भड़का नहीं रहा हूं, आपको हड़का रहा हूं कि आप अपनी फिलॉसफी भी डेवलप करें। लिखिए, आगे लिखिए। नेक्स्ट में यहां पे कहां तक, अब तो प्रत्युत्तर तो आएगा नहीं, मुझे लग रहा है आप कर चुके हैं। अब टेप करना, फोन टेप करना लिखिए। फोन टेप करना, अगर आप फोन टेप करते हैं तो हमारी एकांतता का अधिकार का उल्लंघन हो जाए। तो लिखिएगा, एकांतता का अधिकार लिखिए। लिखिए, उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में कहा कि एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21, चले जाइए वहां, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। ठीक है, अगर आप मान ले कोई ऐसी चीज सुन लिए और मेरे जान लेने के लिए निकल गए आप टेप करके, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वहां हमारी स्वतंत्रता गई खतरे में। लिखिए, न्यायालय ने यह कहा, निर्धारित किया कि टेलीफोन टेप करना एकांतता के अधिकार पर सीधा हस्तक्षेप। टेलीफोन टेप करना एकांतता के अधिकार पर सीधा हस्तक्षेप है। ठीक है,
और जो गारंटी हमको मिली हुई आर्टिकल 21 में, वो गड़बड़ भी हो सकती है। क्या गारंटी है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी है। तो वो वहां खतरे पैदा हो जाएगा, जो मैं लिखा है। एक लाइन और लिखिएगा। न्यायालय ने भारतीय टेलीफोन एक्ट 1885 की 1885 में एक्ट आया था। न्यायालय ने भारतीय टेलीफोन एक्ट 1885 की धारा 5 क्लॉज 2 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्राप्त वह विवेकीय शक्ति के प्रयोग के लिए विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत विहित किया, विधिवत बताया उसको, जिससे कि दुरुपयोग रोका जा सके। आपको याद होगा कि एक अमर सिंह थे, अब नहीं है, राज्यसभा मेंबर थे। वो आरोप लगाए थे एक बार कि हमारा टेलीफोन जो है टेप करते हैं लोग इस तरह। और अगर टेलीफोन किसी का टेप भी करना है, गौर करिएगा, अगर आपका टेलीफोन किसी को टेप करना है तो केंद्र सरकार का गृह सचिव और राज्य सरकार के गृह सचिव के आदेश से ही ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर देश हित में लगता है उसका टेलीफोन टेप करना है, मैंने क्या बोला, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है बच्चा, लिमिट है उसकी। लेकिन लगता है टेलीफोन कर ट्रैक करना, मान लो कोई किसी का आतंकवादी से साठगांठ है और क्या बात करता है तो टेप नहीं करेंगे। लेकिन टेप करने के लिए भारत के गृह मंत्रालय यानी गृह सचिव से और राज्य के गृह सचिव की परमिशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी विधायक बोल दिया, नेता बोल दिया, ये होने लगा। क्लियर हो गए हैं आप? इससे भी थोड़ी जानकारी मिल गई एकांतता का। यहां से जुड़ आप इतना भी एग्जाम में लिख दीजिए कि एकांतता का अधिकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार का में मूल अधिकार है, बस। अब लिख लीजिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ये भी आपने देखे होंगे, नवीन जिंदल, भारतीय संघ और नवीन जिंदल के मामले में, ये तो आप लोग हाल फिलहाल में ही जानते होंगे, बहुत जल्दी से ये हुआ था, बहुत पुराना मामला नहीं है। लिखिएगा, भारतीय ध्वज फहराने का अधिकार है ना, यह मूल अधिकार है। और कहां से? इसी में से आर्टिकल 19(1) का में ही ध्वज फहराना मूल अधिकार। ये भी अभिव्यक्ति है किसकी? देश प्रेम की अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लिख लीजिएगा, लिखें। उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम नवीन जिंदल कि प्रत्येक नागरिक को आर्टिकल 19(1) का के अधीन मूल अधिकार, ठीक है ना। ध्वज फहराना भी मूल अधिकार हो गया, ठीक है। अब लिख लीजिएगा, विचाराधीन कैदियों का साक्षात्कार का संदर्भ। लिख लीजिए, विचाराधीन कैदियों के साक्षात्कार का संदर्भ, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रेस को जेल में विचाराधीन कैदियों के इंटरव्यू, साक्षात्कार करने का आबाद अधिकार नहीं है। ऐसे नहीं कि जैसे आम नागरिक से जाते हैं, अधिकार नहीं है। यानी कि यहां पर प्रेस का जो मौलिक अधिकार है वो कम होता है, आबाद तरीके से नहीं जा सकते, ठीक है। आगे लिखिएगा, स्वतंत्रता का क्षेत्रिक विस्तार, छोटा छोटा लिखा रहे हैं आप, सारी स्वतंत्रता पहुंचनी है। और ऐसे नहीं पूछता है ना, अलग अलग तो पूछता नहीं है, वो पूरा मिला के ही पूछता है। लिखिए, स्वतंत्रता का लिखें क्षेत्रिक विस्तार, ठीक है।
लिखिएगा, अभिव्यक्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान करना है। अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है? किसी व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान करना है, चाहे वह विश्व के किसी भाग में रहता हो। ठीक है। ओके, इसमें लिखिएगा, असल में चलिए इसमें लिख लीजिए, विदेश भ्रमण का अधिकार। अब वो कहीं भी रहता हो तो अभिव्यक्ति करेंगे तो स्वतंत्रता का क्षेत्रीय विस्तार, मतलब टेरिटोरियल एक्सटेंड कर जाता है। अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारत तक नहीं है, कहीं भी। और इसी में लिख दीजिएगा विश्व विदेश भ्रमण का अधिकार। यह भी आर्टिकल 19 के तहत एक मूल अधिकार है। असल में इसकी एक कहानी यह है कि एक पत्रकार का पासपोर्ट ले लिया जाता है, तो वो पत्रकार ये कहता है कि हमको विदेश में अगर हम जाएंगे नहीं, हमारा जाना है, तो हमारी जो विधि मान्यता है वो तो ये है कि हम अभिव्यक्ति कहीं भी कर सकते हैं। तो हमें अभिव्यक्ति करने के लिए अगर सीमा के बाहर जाना है तो बिना पासपोर्ट के संभव नहीं है। तो एक प्रकार से ये माना गया कि अगर आप उसका पासपोर्ट जब्त कर रहे हैं तो उसको आप अभिव्यक्ति से रोक रहे हैं। बाहर जाकर अभिव्यक्ति करना चाह रहे हैं तो जा ही नहीं पाएगा। जैसे हमने आपको उसमें बताया कि गारंटी चीज हो गई अगर, तो इसमें विदेश भ्रमण, अब तो विदेश आपको जाना ही होगा, तो आर्टिकल 19 के तहत एक मूल अधिकार हो गया ये। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बताते हैं तो आपको। और लिख लीजिए चुप रहने का अधिकार। लिखिए, चुप रहने का अधिकार। जिस प्रकार बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, वैसे ही चुप रहने का अधिकार भी इसी धारा के, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। लिखें, यह मामला केरल से चला था। इमैनुअल बनाम केरल राज्य का एक मुकदमा था, केरल से चला था, जिसका सरोकार धार्मिक स्वतंत्रता से भी था, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भी जुड़ा हुआ था। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रगान को करने की बात कही थी, जबकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। केरल का उच्च न्यायालय बोला था, यहां बोला था किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर इससे उच्च न्यायालय कह रहा है, अगर इससे उसके वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अगर इससे उसके वाक व अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, यानी अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होता है, उल्लंघन होता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो फ्रीडम है ना यार। तो वो बोल रहा है अगर ऐसा करने से, और आर्टिकल 25 में चूंकि वो ईसाई लोग थे तो वहां फ्रीडम है ना धर्म का, और उनके धर्म ये है कि राष्ट्रगान नहीं करना, माना ऐसा चलता तो रहता है, वंदे मातरम बोलो, ये करो वो करो, करते रहते नहीं कहानी। चलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, पता नहीं, बट आ तो पूरा रहा है। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, विज्ञापन का अधिकार। लिखिए, विज्ञापन का अधिकार। ठीक है, देखो बच्चा, विज्ञापन अगर खराब है तो आर्टिकल 19(2) के तहत वो इस पे भी वैसे निर्बंधन लग सकता है। विज्ञापन का अधिकार भी आर्टिकल 19(1) के तहत मौलिक अधिकार।
विज्ञापन चूंकि व्यापारिक प्रकृति का होता है, तो एक आपको मैं उदाहरण बताना चाहूंगा कि एक बार टाटा साहब जो है, टाटा की जो कंपनी है ना, उसने एमटीएनएल का नाम सुने हैं, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो पहले देखे होंगे एमटीएनएल जैसे महानगरों में थे, बंबई में, दिल्ली में। तो इन लोगों ने एक डायरेक्टरी बनाने का निर्णय लिया, जब भी लिया तो ये काम टाटा को दिया गया। तो उसमें दो प्रकार के पेज होते थे, एक व्हाइट पेज होता था, एक पीला पेज होता था। तो व्हाइट पेज या पीले पेज पर किसी एक पर तो डायरेक्टली नाम लिखा जाता था, फोन नंबर, एक पर ऐड प्रकाशित करते थे। तो ये मामला न्यायालय गया कि मतलब ऐड ठीक नहीं है करना। तो कोर्ट ने बोला कि जो प्रकाशन विभाग है, चाहे वो डायरेक्टरी छाप रहा है, अखबार वाले हों, अगर वो विज्ञापन नहीं छापेंगे तो उसका जो कारोबार का पैसा होता है, उसमें जो खर्च आते हैं, कहां से निकालेंगे? बशर्ते विज्ञापन ऐसा ना हो कि जिसपे जो आर्टिकल 19(2) में जो निर्बंधन है उसका उल्लंघन कर दिया। आप समझे ना? इसलिए विज्ञापन भी एक मौलिक अधिकार है। अब देखिए, बड़ा एग्जाम्पल आप समझिए, आर्टिकल 19(1) में स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(6) में वृत्ति है, उपजीविका है, व्यापार है, कारोबार है, चार बात। अब कारोबार को अगर हम चलाने के लिए विज्ञापन करते हैं, यानी कि अपने वृत्ति विकास के लिए आर्टिकल 19(1)(6) को कैसे आगे बढ़ाएंगे अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन विज्ञापन को रोक देंगे? तो आप कहते हैं ना, संकेत भी तो वो है ना। अगर कहीं पेप्सी की बोतल है और पेप्सी का प्रचार हो रहा है, तो आप कैसे रोक देंगे? उस संकेत आप तो लिखे हैं, मुद्रण हो, बोलना हो, संकेत हो, सब तरीके का स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और फिर अगर कारोबार में हमारी उपजीविका के लिए स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति कैसे रोक सकते हैं? हाँ, अगर वो देश के हित में नहीं है, जो बातें लिखी गई हैं, लोक व्यवस्था को बिगाड़ता है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ है, किसी को उकसा करके नुकसान पहुंचा रहा है, तब तो समझ में आता है। ठीक है, तो एक प्रकार से विज्ञापन भी क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया। ये भी आपको पता चल गया इससे। ठीक है, अब लिखिए प्रार्थना या धरना, प्रदर्शन या धरना लिख लीजिए। प्रदर्शन या धरना करते हैं, है ना? प्रदर्शन और धरना आपने देखिए, अब आप वहां आइए, नीचे वाले में आइए, जहां शांतिपूर्वक आप करते निरायुध, बताया था कि नहीं? तो अब 19(1) में लिख लीजिए, केवल उन्हीं प्रदर्शन या धरना को संरक्षण प्रदान किया गया है जो हिंसात्मक नहीं है। 19(1) में उन्हीं, यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर आप गाली गलौज करेंगे, मार काट करेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा उसमें। और हड़ताल का अधिकार में लिख लीजिए, जैसे धरना या प्रदर्शन, फिर लिखिए हड़ताल का अधिकार, इसमें लिख लीजिए हड़ताल करने का अधिकार आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत कोई मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई मूल अधिकार नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर बताया कि कोई मूल अधिकार नहीं है। आगे लिख लीजिए, मौन रहने की स्वतंत्रता हो गया। शिक्षण का माध्यम चुनने का अधिकार, जैसे आप इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, वो लिख लीजिए। शिक्षण का माध्यम चुनने का अधिकार, आप जानते हैं अनुच्छेद 21(क) में शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो लिख लीजिए, एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक बालक और उसके माता, उसकी ओर से, एक बालक और उसकी ओर से उसके माता पिता या संरक्षक प्राथमिक विद्यालय पर, प्राथमिक विद्यालय पर शिक्षण का माध्यम चयन करने का, या प्राथमिक स्तर पर लिखो यार, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम चयन करने का अधिकार है।
यह भी आर्टिकल 19(1) का के अधीन मौलिक अधिकार है। इसे आर्टिकल 21 या आर्टिकल 21 क के अधीन नहीं माना जाता। वहां शिक्षा का अधिकार है, यहां माध्यम का अधिकार है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कई लोग अभी अनजाने में आईएएस में आ जाए कि एक बच्चे को उसके माता पिता किस माध्यम में पढ़ाएंगे, इसका उल्लेख कहां मिलता है, तो आप सोचेंगे शिक्षा का अधिकार 21 का में लिखा वहीं चलते हैं, गलत हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार वहां है, बट माध्यम चुनने का अधिकार, मौलिक अधिकार आर्टिकल 19(1) क के अंतर्गत। ठीक है, समझ गए आप? अब समझ गए हैं, सब समझ गए हैं। अब क्या समझाएं? अब कुछ नहीं समझाएंगे। इसी तरीके से बच्चा स्वतंत्रता के अधिकार का पूरा उल्लेख आपको मिलता है। आर्टिकल 19(2) निर्बंधन के बारे में है। हम उसका 8 निर्बंधन बता देते हैं और एग्जीक्यूशन उसके आधार पर टिका हुआ है। फट से एक हेडिंग डालें, निर्बंधन के आधार, यानी कि जो रोका कैसे जाएगा। ये सब तो हो गया, ये कहानियां हो गई, रोकोगे कैसे चेला? लिखो लिखो, वाक्य एवं अभिव्यक्ति निर्बंधन के आधार, निर्बंधन किस आधार पे होंगे? आर्टिकल 19(2) लिख लीजिए और लिखिए आर्टिकल 19(1) का के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार प्राप्त मौलिक अधिकार अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 19(2) में देखी जा सकती है। ये तो हो गया आपका लेवल। आर्टिकल 2 में 19(2) में देखी जा सकती है। पहला, राज्य की सुरक्षा। पहला है राज्य की सुरक्षा। अगर राज्य की सुरक्षा बच्चा बोलने से खतरे में है तो ये छिन जाएगा। दूसरा है विदेशी राज्यों के साथ, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में। तीसरा है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं इसको। चौथा है शिष्टाचार व सदाचार के हित में। हम तेज थोड़ा बोल रहे हैं, टाइम ओवर हो रहा था, तो क्या लिखा? शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में। ठीक है, एक प्रकार से मोरालिटी के हित में कह सकते हैं। नेक्स्ट है न्यायालय अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यहां पर लिमिट हो जाता है, न्यायालय के निर्णय को ऐसे नहीं बोल सकते। मानहानि, मानहानि। आगे है अपराध उद्दीपन के मामले में। उद्दीपन को कई लोग नहीं समझ पाओगे तुम लोग। अपराध उद्दीपन जैसे हम लोग बोलते हैं इंसिटमेंट टू एन ऑफेंस, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। अगर इसको लेकर के, इन बातों को लेकर के अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई दिक्कत आती है, तो आपको ये निर्बंधन, इनको और इनको छोड़ दीजिए, तो बोलते रहिए। तो ये लेक्चर आज यहां पर हम इसको आर्टिकल 19(2) तक का है। थोड़ा सा इसका इम्प्लीमेंटेशन 10-15 मिनट का है, एग्जीक्यूशन। उसके बाद हम लोग आएंगे 20 में। तो इस 3 जो हमने क्वेश्चंस लिखा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप जोड़ करके बनाने की स्थिति में रहेंगे। आज हम क्लास को यहाँ पर ओवर करेंगे।